Hello everyone, I am कोमल शर्मा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी एमएलटी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस पार्ट 3 के बारे में। आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैथोजेनेसिस, साइट्स ऑफ टीबी डिजीज, टीबी सिम्टम्स एंड टीबी कॉम्प्लिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में कि इन्फेक्शन हमारी बॉडी में किस तरह से फैलता है। इन्फेक्शन यूजुअली हमारी बॉडी में इन ड्रॉपलेट्स को माइकोबैक्टीरियम जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ड्रॉपलेट्स में उनको इनहेल करने से फैलता है। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो कफ के द्वारा या स्नीज करते हैं यानी छींकते हैं हम, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के द्वारा वो हमारे लंग्स में चला जाता है और वो कॉज करता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। Droplet nuclei containing tubercle bacilli are inhaled, enter to the lungs and travel to the alveoli और lungs में पहुंचने के बाद वो हमारे alveoli में पहुंच जाते हैं। अब जानते हैं ये आगे कैसे पहुंचता है। Tubercle bacilli multiply in the alveoli। जब ये हमारे alveoli में पहुंच जाता है उसके बाद ये alveoli में पहुंचकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। A small number of tubercle bacilli enter the bloodstream और कुछ छोटे नंबर में ट्यूबरकल बेसिलाई ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और वहां से वो पूरी बॉडी में चला जाता है। द ट्यूबरकल बेसिलाई में रीच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और वो बॉडी में पहुंचने के बाद बॉडी के किसी भी हिस्से में जा सकता है जैसे कि ब्रेन, लैरिंक्स, लिम्फ नोड, लंग्स, स्पाइन, बोन और किडनी। अब ये लंग्स में पहुंचने के बाद विद इन 2 to 8 वीक्स स्पेशल इम्यून सेल्स जिनको मैक्रोफेजेस बोला जाता है वो इन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं एंड सराउंड द ट्यूबरकल बेसिलाई। जब ये हमारे लंग्स में पहुंच जाता है वहां पर मैक्रोफेजेस नाम के एक सेल्स होते हैं वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं एंड द सेल्स फॉर्म अ बैरियर शेल कॉल्ड अ ग्रैनुलोमा। सेल्स एक बैरियर शेल फॉर्म कर देते हैं इसके अराउंड जिसको ग्रैनुलोमा कहा जाता है। दैट कीप्स द बेसिलाई कंटेन्ड एंड अंडर कंट्रोल, जो बेसिलाई को कंट्रोल में रखती है। यहाँ पर एलटीबी का मतलब है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन यानी कि टीबी का इनएक्टिव फॉर्म में रहना। इफ द इम्यून सिस्टम कैन नॉट कीप द ट्यूबरकल बेसिलाई अंडर कंट्रोल, अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल में नहीं रख पाता, द बेसिलाई बिगिन टू मल्टीप्लाई रैपिडली। बेसिलाई बहुत ही तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है और वो ही टीबी डिजीज, एक्टिव टीबी डिजीज कॉज करता है। ये हमारे किसी भी एरिया में अकर हो सकता है हमारी बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, लंग्स में, किडनी, ब्रेन और बोन। अब आते हैं साइट्स ऑफ टीबी डिजीज के बारे में, किस किस जगह ये टीबी हो सकता है। ये पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में भी हो सकता है। पल्मोनरी डिजीज में आएगा मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स, यानी कि ये मोस्ट कॉमनली लंग्स को अफेक्ट करता है इसलिए इसको पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। जो पेशेंट पल्मोनरी टीबी से अफेक्टेड होते हैं उनको कफ एंड एन एब्नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ में बी इन्फेक्शियस, उनको कफ में प्रॉब्लम आती है और उनका चेस्ट रेडियोग्राफ भी एब्नॉर्मल आता है। ऑल्दो द मेजॉरिटी ऑफ टीबी केसेस आर पल्मोनरी, मेजॉरिटी में जो टीबी केसेस आते हैं वो पल्मोनरी के ही होते हैं। टीबी कैन अकर ऑलमोस्ट एनी एनाटॉमिकल साइट, टीबी किसी भी एनाटॉमिकल साइट में हो सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी डिजीज में ये हमारे लंग्स के बाहर यानी लंग्स के अलावा किसी और जगह पर होता है जैसे कि लैरिंक्स, लिम्फ, प्लूरल, ब्रेन, किडनी, बोन्स और जॉइंट्स। ये एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन्स में भी हो जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी डिजीज इज ऑफन अकम्पनीड बाय पल्मोनरी टीबी। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जिन पेशेंट्स को एक्टिव टीबी डिजीज होता है उनको किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। पहला है चेस्ट पेन, दूसरा फटीग यानी कि उन्हें बहुत थकान महसूस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उनको भूख लगना कम हो जाती है, नाइट स्वेट्स, फीवर और चिल, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उनका अचानक ही वेट कम हो जाता है, कफ लास्टिंग मोर देन 2 to 3 वीक्स, उनका कफ आने लगता है 2 और 3 हफ्तों से ज्यादा। यहाँ पर कफ को स्पूटम बोला जाता है। स्पूटम में उनके ब्लड भी आने लगता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं एक्टिव टीबी वाले पेशेंट्स में। अब आ जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। ट्यूबरकुलोसिस जिसको पेशेंट को होता है उसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। A healthy immune system fight the TB bacteria, but if you don't have any of the following, you might not be able to fend off active disease. जब आपको एक्टिव टीबी हो जाता है
तो आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर सकता है अगर वो हेल्दी है। लेकिन अगर वो इनमें से किसी भी डिजीज से जूझ रहा है तो वो फाइट नहीं कर पाएगा, जैसे कि HIV, एड्स, डायबिटीज, सीवियर किडनी डिजीज, आपके किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज, हेड एंड नेक कैंसर्स, कैंसर ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी। कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी भी चलती है, उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिव टीबी से पेशेंट नहीं फाइट कर पाता। लो बॉडी वेट, माल न्यूट्रिशन, मेडिकेशन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस कर दिया जाता है, उसकी पावर को, जो वो एक्टिव टीबी से नहीं लड़ पाता। Certain drugs to treat rheumatoid arthritis and Crohn's disease. Babies and young children also get a greater risk because their immune system are not fully developed. बेबी और यंग चिल्ड्रन, जो जवान छोटे बच्चे होते हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी फुली डेवलप नहीं होता। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे जुड़ी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टडी MLT। थैंक यू।